नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। 2-3 विषय विदेशों को लेकर हैं। उन विषयों पर बात करना अति आवश्यक है और प्रत्येक भारतीय के लिए समझना भी आवश्यक है। भारत सरकार के ऊपर एक आरोप नए सिरे से लगाया जा रहा है और वो निज्जर के मामले से लेकर अभी हादी के मामले तक आया। विदेशों में कनाडा ने पहले ट्रूडो ने इल्ज़ाम लगाया था कि भारत विदेशों में अपने दुश्मनों को मारता है, यानी कि उनके नागरिकों को या उनके यहाँ जो लोग वास करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करता है। उसको फाइव आई मीडिया ने उसमें फाइव आई जो संगठन अमेरिका का है उसने उनको इनपुट्स दिए थे ऐसा कहा गया और उस इनपुट की वजह से वहाँ पर ये कहा गया कि भारत निज्जर को मरवा रहा है और ऐसे कई लोगों को मरवा रहा है। ये भी खबर आई कि खाड़ी के देशों में भी भारत इस तरह के प्रयोग कर रहा है और पाकिस्तान में तो भारत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से कर रहा है। डायरेक्ट का मतलब ऑपरेशन सिंदूर से है और इनडायरेक्ट का मतलब है वो बहुत सारे लोग जो कि भारत में टेररिज्म फैलाकर पाकिस्तान के हीरो बने हुए थे, वहां पर उनकी कई एक की असमय अचानक मृत्यु हो गई, उनके ऊपर हमले हो गए, वो मारे गए। खादी के मामले में भी भारत के विरुद्ध प्रदर्शन बांग्लादेश में यही कह के हो रहे हैं कि भारत विरोधी शक्ति थी वो और भारत के विरुद्ध चूंकि वो ये सब प्रोपेगेंडा कर रहा था और शेख हसीना के विरुद्ध था, भारत के विरुद्ध था, इसलिए उसको भारत की सह पर मरवाया गया। लगातार बांग्लादेश में उस तरह का आंदोलन भी चल रहा है और भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन हुए जिसको लेकर भारत सरकार ने दो टूक कहा और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने अपनी फौजें भी बॉर्डर पर लगा दी। इंटेलिजेंस को आगाह कर दिया गया है, भारत ने अपनी मिसाइलें वहां पर लगा दी हैं, कुछ नहीं, केवल नहीं, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सबको लगाया गया होगा और ये दर्शाने के लिए दिखाया गया होगा कि अगर तुमने भारत की तरफ सोचा तो बहुत छोटा सा बांग्लादेश है, बहुत छोटा सा। पाकिस्तान का 1/6 बांग्लादेश है, आप सोचिए, या 1/6, हाँ 1/6 बांग्लादेश है, तो जो पाकिस्तान का 1/6 है उस वो भारत के एक प्रांत से भी छोटा प्रांत है, भारत के बड़े प्रांतों के बराबर भी उसकी ना तो उसकी आबादी है, ना ही उसके पास इतना स्पेस है। बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश में 3 बांग्लादेश बनेंगे, बल्कि और ज़्यादा बन सकते हैं, 4 बांग्लादेश बन सकते हैं, 3 तो खूब बन सकते हैं। इसलिए बांग्लादेश के विषय में ये सोचना बांग्लादेश को कि वो एक सॉवरेन पावर है, वो एक सीमित वो अलग शक्ति है, ये बातें तो पाकिस्तान के मन में भी थी। पाकिस्तान में जिन्ना ने जब उसका इन्वेंशन किया था, तो उसके दिमाग में भी था कि वो एक भूमि का टुकड़ा लेकर हिंदुस्तान को फतेह कर लेगा, क्योंकि वो इस्लामिक शक्तियों के नाम से करेगा, वो इस्लाम के नाम से लोगों को भड़काएगा, वो तमाम तरह से लोगों को तैयार करेगा और तैयार करके हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ लोग छोड़े जाएंगे जो कि जब कयामत की रात आएगी, ऐसा उनका मानना है, कयामत की रात आएगी तो अंदर वाले अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे और दोनों तरफ से भारत पर हमले किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान आज त्रहिमाम त्रहिमाम की स्थिति में है और पूरे विश्व समुदाय से भीख मांगकर अपना खाना चला रहा है। ये स्वप्न जो देख रहा था कि हिंदुस्तान में दारुल इस्लाम स्थापित करेंगे, वो सब नस्ते नाबूद हो गए या फिर उनके बुरे हाल हो गए। जन्नत में पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे ये तो जन्नत ही जानती होगी, ये या फिर वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन मेरा मानना यह है यहां पर उनको नरक के दर्शन जरूर करवा दिए गए और वो लगातार सप्रेस हो रहे हैं और मोदी जी के आने के बाद तो ये सारा माहौल बिगड़ गया। एक विषय तो ये, दूसरा विषय कन्वर्जन का था। कन्वर्जन मतलब लव जिहाद के अलावा भी कई प्रकार का कन्वर्जन, सीधा कन्वर्जन, इनडायरेक्ट कन्वर्जन, लव जिहाद का कन्वर्जन, और इसी में एक श्रृंखला पीछे निकल कर आई थी। अजरबैजान या खाड़ी के देशों में तमाम भारतीयों के निकाह करके ले जाया जाता है, वहां पर प्रोस्टिट्यूट का काम करवाया जाता है और बड़ी संख्या में भारत में जो कन्वर्जन होता है लड़कियों का, उनको मुस्लिम नाम रख दिया जाता है, नए सिरे से उनका नामकरण हो जाता है, नए वीजा पासपोर्ट बन जाते हैं और उनको वहां खाड़ी के देशों में घुमाने ले जाया जाता है। घुमाने ले जाते समय उनकी या तो वहां पर बिक्री कर दी जाती है या फिर वहां ले जाकर उनको तलाक दे दिया जाता है। तलाक के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो किसी न किसी शेख या फिर वहां पर जो कॉलोनियां बसी हुई हैं उन कॉलोनियों में जाकर वो निवास करती हैं और फिर वो देह व्यापार करती हैं। देह व्यापार के बाद भी जब देह व्यापार से थक जाता है मामला या फिर देह व्यापार अब संभव नहीं हो पाता, तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऐसा कहा जाता है कि एक महिला की कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए है। कुछ लोग तो 20 से 25, अच्छे देशों में पहुंच जाए तो 20 से 25 करोड़ रुपए है। काहे की 20-25 करोड़ रुपए है? क्योंकि उनकी एक एक ऑर्गन की कीमत करोड़ों में होती है। उनकी किडनी बेची जाती है, आंखें बेची जाती हैं, उनका कलेजा बेचा जाता है, उनके मतलब शरीर के विभिन्न अंगों को उनको मारने के बाद बिक जाता है। और ये भी अल्लाह की शान में एक मुसलमान को बचाने की प्रक्रिया है। एक मुसलमान को बचाना मतलब एक हज करना और एक काफिर को मार देना यानी कि वो भी एक हज।
एक एक पंथ दो काज, ऐसा भी लोग कहते हैं। इस विषय पर हमारे बॉर्डर पर, हमारे एयरपोर्ट पर अक्सर एक पूरे के पूरे जखीरे शेखों के साथ पकड़े जाते हैं, मुसलमानों के साथ पकड़े जाते हैं। जब बाद में पता लगता तो कोई हिंदू लड़की थी या फिर यहाँ से बरगला कर उनका निकाह करके उनको बेच दिया गया था, निकाह के नाम से ले जाया गया था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ की तरह निकाह हो जाए, हिंदुस्तान में जैसे निकाह हो जाए तो फिर वो कोर्ट केस फंसेगा और बहुत पुलिस लंबी प्रोसीडिंग फंसे। कुछ करना नहीं है, यहाँ पर केवल कबूल 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 करना है और वहां पर जाकर तलाक 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 करना है, या इतने में यहाँ से वहां ले जाने का साधन बनता है और फिर वहां उसकी बिक्री हो सकती है। जब कबूल 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 हो गया तो निकाह हो गया, निकाह हो गया तो वीजा बन गया, वीजा बन गया तो वहां पहुंच गए, और जब वहां पहुंच गए तो वहां तलाक 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 कह दिया, बात खत्म हो गई। अब महिला कौन से हॉस्पिटल में जाकर उसका चीट फाड़ होगा या किस संस्था में जाकर क्या होगा, कुछ पता नहीं। हमारे देश में कोर्ट भी लगातार इन मामलों पर संज्ञान लिए हुए है। सुप्रीम कोर्ट की भी कई एक रूलिंगें इस विषय पर आ चुकी हैं, जिसमें यह कहा गया है कि विदेशों में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को भारत में न्याय पाने का अधिकार है। समस्या ये आती है कि वो भारत पहुंचेंगी कैसे। अच्छा, ये केवल मुसलमानों में ही नहीं है, ये सिखों में भी बड़ी तादाद में चल रहा है। पंजाब से जो लोग ले जाए जा रहे हैं इस समय कनाडा और अमेरिका, कनाडा में भी ये बड़ी भारी समस्या चल रही। खालिस्तानी वहां पर यहां से निकाह करके ले जाते हैं, या विवाह करके, सॉरी, यहां से विवाह करके ले जाते हैं। चूंकि खालिस्तान नहीं बन रहा है, वो ईसाई स्थान बन रहा है। जब लड़की को पता लगता है वहां पहुंचती है कि ये तो ईसाई ईसाई स्थान के लिए काम कर रहे हैं, वो वहां जरा सा विरोध करती है। ऐसी परिस्थिति में या तो उसको मार दिया जाता है, या फिर उसको तलाक दे दिया जाता है, या उसके साथ वायलेंस होता है। उसका पासपोर्ट वीजा जब्त कर लिया जाता है, उसको दर बरदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ना उसको भाषा मालूम है, ना उसके पास वीजा है, ना उसके पास वहां कोई वैलिड दस्तावेज और ना कोई बहुत बड़ा परिचय है। ऐसी परिस्थिति में महिला क्या करे, तो इन महिलाओं का भी देह व्यापार या बड़े मामलों में इस्तेमाल हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब भी मामले आए तब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ये कहा कि किसी भी विदेश में गई महिला जिसका भारत से कॉन्टिन्यूएशन बनता है, उसका अधिकार बनता है कि वो भारत में न्याय पा सके। ये दो विषय के अलावा एक तीसरा विषय है कि जो भारत से यहां से गोद ले जाकर बच्चा ले जाया जाता है और फिर वहां पर उसको या तो स्लेब बना दिया जाता है या फिर कुछ और। यहां गोद बाकायदा डॉक्यूमेंट बनते हैं, गोद बना, उस पर भारत सरकार ने बड़ी बड़ी मुस्तैदी से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय काम करता है, इसलिए बहुत हद तक रोक दिया है। अब सवाल ये था, विदेशों में जो लोग भारत विरोधी शक्तियां हैं, जो भारत विरोध में काम करती हैं और उनके साथ इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इनके लिए फंड जो वो भारत के विरुद्ध एक्शन के लिए जो फंड जुटाए जाते हैं वो इन लड़कियों की बिक्री करके होते हैं, या इनका शोषण या दोहन करके होता है। इस पर भारत सरकार किस कैसे काम करे और क्या करे, इसके लिए भारत सरकार की नई रणनीति, हालांकि ये रणनीति कोई बहुत नई नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन की बात आती है कि नई रणनीति भारत सरकार इस पर बना चुकी है। वन स्टॉप सेंटर हमने बहुत सारे देशों में खोलकर रखे हैं, और ये वन स्टॉप सेंटर भारत के उन महिलाओं के लिए जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में ले जाकर इन्वॉल्व करवा दी जाती हैं, और वहां बैठे भारत विरोधी शक्तियां इनका इस्तेमाल करती हैं, जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत बड़े स्तर पर करती हैं। हालांकि भारत सरकार समय समय पर इसके लिए ऑपरेशन चलाती है, और ऑपरेशन चलाने के अलावा भारत सरकार ने अपना एक फंड बना रखा है, जिस फंड के माध्यम से भारत सरकार उन लोगों की मदद करती है। इसको इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड कहा जाता है। ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। इस फंड को मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स के तहत रखा गया था, जिसमें कि विदेश में गई महिलाएं, सेल्फ सस्टेनेबल फंड है जिसमें विदेश में गई महिलाओं को उस फंड से मदद की जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो हमारे कॉन्सुलेट में संपर्क करती हैं, या फिर हमारे एम्बेसी में संपर्क करती हैं, या फिर हाई कमीशन में संपर्क करती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हाई कमीशन के पास केवल सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं होता है। भारत सरकार को वो लिखते हैं, फिर कम्युनिकेशन में इतना लेट हो जाता है, तब तक उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। बड़ी तादाद में खाड़ी में ऐसे प्रकरण हमारे यहाँ चलते हैं। वर्तमान में इस फंड में लगभग 700 करोड़ रुपया है, और इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड की बात अगर हम करें तो इसने कई एक ऑपरेशन चलाए। जैसे मैं 2017 की बात करूं, सऊदी अरेबिया के अंदर जब अवैध एमनेस्टी मिली तो उनके दस्तावेज कैंसिल कर दिए गए, वो दस्तावेज रहित हो गई। ऐसी परिस्थिति में उनके पास वहां बिकने के अलावा कोई साधन नहीं बचा था। वो एयर टिकट कैसे लेंगे, उनको फाइन पेमेंट देना है वो कैसे, शेल्टर कौन देगा। तब भारत सरकार के इस फंड ने इन महिलाओं को मदद की थी। ऐसी ही लीबिया, इराक, यमन और सऊदी सूडान में भी खूब होता है। 2010 2011 से लेकर 2015 तक इन देशों में हजारों भारतीयों को इस प्रकार से फंसाया गया। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी एयरलिफ्ट,
मेडिकल लीजिंग की व्यवस्था, एयरलिफ्ट करना, वहां से बचा कर लाना, यमन में बड़े ऑपरेशन चल रहे थे, वहां से बचा कर लाना इन महिलाओं को, इसकी सबकी सुविधा ये फंड से की जाती है। इसके अलावा भारत से जो ओशे कार्ड होल्डर हैं और बहुत सारे लोग जो भारत से विवाह करके ले जाए जाते हैं या किसी न किसी वर्क परमिट पर ले जाए जाते हैं, इनको भी इस फंड से मदद की जाती है। इसके अतिरिक्त अब भारत सरकार ने कई एक वन स्टॉप सेंटर खोल दिए हैं। इन वन स्टॉप सेंटर्स में हालिया में जो आज की घटना है वो कनाडा में खोला है। कनाडा में 24/7 हेल्पलाइन खोली गई है। और ये जो ओवरसीज वीमेंस हैं, इनके विषय में घरेलू हिंसा, छोड़ दी गई महिलाएं, उनको तलाक दे दिया गया, इन सभी को कानूनी और साइकोलॉजिकल मदद के लिए ये सेंटर खोले गए। सेंटर में सुविधाएं ये खोली गई हैं कि महिला एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा संचालित की जाएंगी। एनजीओ से इनकी काउंसलिंग हुई, स्थानीय संसाधनों से इनको लिंक किया जाएगा, फाइनेंशियल मदद इनको की जाएगी और कनाडा में कानूनी मदद देने का भी प्रावधान है। इससे पहले गल्फ के देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, जेद्दा, रियाद, इन सब जगहों पर ये इस तरह के सेंटर, वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। सिंगापुर और टोरंटो में भी बिना शेल्टर के ये दो सेंटर, बिना आश्रय गृह के, लेकिन पूरी तरह से सक्रिय हैं। आश्रय गृह भले ही ना हो लेकिन वो सक्रिय हैं। कुल 9 सेंटरों को मंजूरी दे दी गई है और अब इन सेंटरों में महिलाएं जो भी विदेश में गई हैं, हमारे देश की महिलाएं हैं, विदेश में कोई भी महिला गई है वो हमारे सेंटर को संपर्क कर सकती है और वहां की स्थिति को, उसके ऊपर हो रहे उत्पीड़न, उसको लाने का उद्देश्य, उसका मिसयूज, उसके साथ की गई तलाक, उसके साथ की गई बदसलूकी, उसकी बिक्री, उसके शरीर का शोषण, इन सभी विषयों पर सीधी सीधी खबर कर सकती। इन सेंटर्स को केवल इस तरह से ही नहीं देखना चाहिए, जैसे हम देखने के लिए तो ये कह सकते हैं कि ये वीमेन हेल्पलाइन है, सारे संसार में विदेशों में वीमेन हेल्पलाइन है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये भी है कि विदेशों में जो भारतीय मिशन, भारत के अगेंस्ट में जो मिशन चला रहे होते हैं, चाहे खालिस्तानी मिशन चला रहे हों या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ गतिविधि चलाने का प्रयास चल रहा हो और वहां पर यह सब चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर हिंदुस्तान की कोई महिला वहां पर उपयोग के लिए ले जाई जाती है और उसको कोई बात पता लगती है, उसको पता लगने के बाद उसको डर रहता है कि आखिर वो किसी न किसी तरह से फंसा दी जाएगी या मार दी जाएगी या फिर उसकी जिंदगी अब खतरे में है, ऐसी स्थिति में वो वन स्टॉप सेंटर पर जा सकती है और वो वहां पर जाकर वहां खबर दे सकती है। वहां शेल्टर हाउस भी बनाए गए हैं और उन शेल्टर हाउस में उनको रखने की व्यवस्था भी की गई। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में इस तरह के सेंटर भारत सरकार खोल रही है। अभी तक हमने खाड़ी के कई देशों में खोल कर रखे हैं जहां पर मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा बिक्री की जाती है। वो मुस्लिम महिलाएं हैं या फिर वो कन्वर्ट करके मुसलमान बनाकर ले जाई गई हों, प्रेम मोहब्बत दिखाकर ले जाई गई हों, या फिर उनको हिप्नोटाइज करके ले जाया गया हो या उनको ब्रेन वॉश करके ले जाया गया हो। कुल मिलाकर इन महिलाओं को वहां पर जब ले जाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास क्या साधन है इनको वापस आने का, तब हमने ये वन स्टॉप सेंटर खोलकर उनको सीधी वहां से मदद मिलनी और वो पूरी खबर दे सकें। इससे भारत सरकार विदेशों में अपने चल रहे अभियानों में ताकत लगा सकती है, उस पर पॉलिसी बना सकती है, इंटेलिजेंस में इनका उपयोग हो सकता है, इंटेलिजेंस की खबरें बनाई जा सकती और बहुत कुछ किया जा सकता है। अब मेरा मानना यह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत अपने लोगों अपने विरुद्ध काम कर रहे विदेश में शक्तियों को सीधा सीधा एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहा है और उनकी जो सॉवरेंटी है उसमें इंफ्रिंजमेंट कर रहा है या उसमें इंटरवीन कर रहा है, मैं समझता हूं लीगली इन सेंटर्स को खोलकर भारत सरकार पूर्ण रूप से अब सजग हो गई है और एफसीआरए के कानून ही नहीं, यानी कि विदेशों से फंडिंग लाकर भारत में इस्तेमाल करना और भारत विरोधी शक्तियों के साथ उनको हाथ मिलाना, ये नहीं, विदेशों में भी जो भारत विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं उन शक्तियों में जिस किसी भी प्रकार से इनको इन्वॉल्व किया जाता है या कन्वर्जन या सेल या उनका देह व्यापार या उनकी शारीरिक शोषण या उनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन सेल अवैध तरीके से, इन सभी मामलों में भारत सरकार बड़ी सजगता से आज की तारीख में काम कर रही है। मेरा मानना यह है कि भारत के लोग कहीं भी विश्व में फंसते हैं, जैसे ऑपरेशन गंगा चला है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में लोग फंसे थे, 20,000 भारतीयों को निकाल कर लाए, मेडिकल के छात्र थे, बाकी छात्र थे, और इसी प्रकार से बाकी जो आंकड़े देश संसार के बताते हैं वो ये बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बड़ी
तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि भारत में धन जिस प्रकार से बढ़ रहा है तो उनकी ख्वाहिशें भी बढ़ रही हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं। अभी कनाडा में एक लड़की का हत्या का मामला सामने आया ही। इन सभी मामलों में अगर कहीं मदद मिल सकती है तो वो वन स्टॉप सेंटर में, जिससे भारत सरकार की विदेश मंत्रालय सीधा कांटेक्ट कर सकता है। हालांकि मदद नाम का पोर्टल भी बना हुआ है, इस पोर्टल पर जाकर संपर्क किया जा सकता है, लेकिन फिजिकली वो अगर संपर्क करे, लेकिन तब तक वो मार दी जाए, तब तक उसकी बिक्री कर दी जाए, तब तक उसको वहां से गायब कर दिया जाए, तब तक क्या करेगा? ऐसी सभी परिस्थितियों में शेल्टर हाउस वहां पर बनाकर उनको रखना, उनको सुरक्षा देना और उनको उनको ध्यान देना और उन विषयों पर काम करना, यह भारत सरकार ने सिस्टमेटिक लीगली शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में विश्व के जो देश हैं वो निश्चित तौर से भारत को अब दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर ही चुके हैं। अभी तो भारत सरकार अपने हिसाब से इन विषयों पर काम करने के लिए अग्रसर हो गई है, और अब ये जाल जो विश्व भर में भारत सरकार बिछा रही है, इस जाल के माध्यम से भारत विरोधी शक्तियां या भारत का कन्वर्जन, भारत से लड़कियों की बिक्री या और जो तमाम तरह के काली गतिविधियां चल रही हैं, उन सब पर भारत सरकार सीधा एक्शन लेने की तैयारी में है। और इसको लेकर भारत सरकार अब बहुत पुख्ता, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत स्टेबल तरीके से और बहुत इंटेलिजेंस माइंड को लगाते हुए इन विषयों पर काम कर रही है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को साधुवाद कहना चाहिए इन विषयों को, कि उन्होंने ये विषय चुने, और जिनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं था, आज की भारत सरकार इन विषयों को एड्रेस करने को तैयार है, जो भारत की बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूं कि सभी को इन विषयों पर मदद.gov.in या फिर ये जो वन स्टॉप सेंटर है, नेट पर भी अगर आप खोजेंगे तो आपको सेंटर मिल जाएंगे, और आप अपने अगर वहाँ हाई कमीशन में बात करेंगे, या फिर जहाँ कहीं भी हमारा कॉन्सुलेट बना हुआ है, या जहाँ कहीं भी हमारा विदेश मंत्रालय का एम्बेसी बनी हुई है, वहाँ अगर जरा सा भी संपर्क करेंगे तो वो इन सेंटरों से उसको अटैच करवा देते हैं, और इन सेंटरों में फिर पूरी व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।